कॉम्प्लॉन मतलब कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई डीएनए या कोई जीन कोई काम करता है किसी सेल में, और हम लोगों को पता करना है कि वो उसका मान लो कि वही काम करता है कि नहीं, ये पता करना है। तो क्या करते हैं, उस जीन को वहां से रिमूव कर देते हैं या म्यूटेशन कर देते हैं। तो उसका जो भी नॉर्मल फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, या फिर जो नॉर्मल फंक्शन है वो नॉर्मल फंक्शन जो है नहीं चलेगा। तो तो अब क्या करेंगे, कोई जो है वो दूसरा जीन उसी के सीक्वेंस से मिलता जुलता लाके जो है कोशिका में डाल देते हैं, और ये चेक करते हैं कि नॉर्मल फंक्शन वापस से रिस्टोर हुआ या नहीं। तो ये जो रिस्टोरेशन जो करता है जीन, जो पहले वाले जीन के जो फंक्शन को, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन। तो कॉम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जितने बड़े सीक्वेंस की जरूरत होगी उसको बोलते हैं कॉम्प्लॉन। अब जीन के कुछ डेफिनेशन है, जैसे जीन इज द यूनिट ऑफ फंक्शन, वन जीन स्पेसिफिक वन कैरेक्टर, रिकॉम्बिनेशन या म्यूटेशन। म्यूटेशन भी होगा तो किसी एक जीन में होगा, कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या फिनोटाइप किसी एक जीन से आएगा, और रिकॉम्बिनेशन भी किसी जीन का ही होगा, एक या एक से अधिक जीन का। तो क्लासिकल कंसेप्ट जो था, जो पुरानी जो अवधारणा थी जीन की, वो जो सटन, मॉर्गन, ब्रिज, मुलर, ये सब जिसके प्रतिपादक है, वो क्या कहते थे कि जीन्स आर डिस्क्रीट पार्टिकल, जो जैसे क्योंकि उस समय पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इतनी एडवांस लेवल पे नहीं थी, तो वो इसको एक पार्टिकल की तरह मांगते थे, ऐसा पार्टिकल जो कि क्रोमोजोम में लगा हुआ हो। और क्योंकि क्रोमोजोम में ये पार्टिकल्स लगे हुए हैं, तो ये पार्टिकल्स ही जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, और क्रोमोजोम में किसी खास जगह पे ये पार्टिकल पाए जाते हैं और उसी तरीके से ये आगे जाते हैं। पर आज हम लोग को पता है ये ऐसा नहीं है। उनका ये भी मानना था कि जो नंबर ऑफ जीन्स इन ईच ऑर्गेनिज्म सी मोर मोर देन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम। ये ऑब्वियस सी बात है कि एक क्रोमोजोम में अगर एक से ज्यादा जीन्स हैं, तो इसीलिए जितने क्रोमोजोम है उससे ज्यादा जो है वो जीन हो गए। लेकिन इन लोगों ने एक ऐसी अवधारणा ली थी जो कि पूरी बिल्कुल भी गलत है, कि जितने भी जीन्स होते हैं वो क्रोमोजोम में बिल्कुल लीनियर फैशन में जो है वो अरेंज होते हैं। ये चीज जो है वो सही नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने अपने क्लासिकल कंसेप्ट में इस चीज को माना था। ईच जीन ऑक्यूपाइज स्पेसिफिक पोजीशन कॉल्ड लोकस। हर जीन जो है वो क्रोमोजोम में एक स्पेसिफिक जगह में ही पाया जाता है, और इसीलिए हम लोग को पता है कि जो दो होमोलोगस क्रोमोजोम है वो जो है वो पेयरिंग करते हैं। अगर जो है वो जीन अपना पोजीशन चेंज कर देगा तो उसका कैरेक्टर भी बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके आगे पीछे के जो रेगुलेटिंग जो यूनिट है, वो रेगुलेटिंग यूनिट जो है वो अल्टीमेटली जीन का जो भी कैरेक्टर है, जो भी व्यवहार है, उसको जो है वो नियंत्रित करते हैं। तो उसके हिसाब से वो चीज बदल जाएगा। और ये जीन ही है जो पेरेंट से जो है वो ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। जीन्स जो है कई अल्टरनेट फॉर्म में रह सकते हैं, जिसको हम लोग डोमिनेंट जीन बोलते हैं, उसी प्रकार से रिसेसिव जीन बोलते हैं। ये सारे जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन है। तो एक तरीके का जो फॉर्म होगा, बनाता लगभग सेम तरीके का प्रोटीन है, लेकिन उस प्रोटीन के कुछ अमीनो एसिड बदल जाते हैं, और क्योंकि कुछ अमीनो एसिड बदल जा रहे हैं, तो एक उसमें जो है वो ज्यादा एक्टिव है, डोमिनेंट तरीके से काम कर रहा है, एक उसमें जो है वो रिसेसिव तरीके से काम कर रहा है। तो एक जीन के जो है वो कई डिफरेंट तरीके के फॉर्म जो है एग्जिस्ट करते हैं। उसी प्रकार से इसको दूसरे तरीके से समझना हो तो जैसे हीमोग्लोबिन बनाने वाला जो जीन है उसका सीक्वेंस देखें, और मायोग्लोबिन बनाने वाला जो जीन है उसका सीक्वेंस देखें, तो 80-90% जो है वो सिमिलर होगा, क्योंकि दोनों का जो काम है वो ऑक्सीजन बाइंडिंग है। और ऑक्सीजन बाइंडिंग करने वाला जो एक स्पेसिफिक जो पोर्शन है जो उस प्रोटीन के अंदर, वो वाला जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो दोनों में समान है। तो इस तरीके से एक जीन के कई डिफरेंट जो है वो फॉर्म्स अवेलेबल हो सकते हैं। जीन्स आर केपेबल ऑफ कंबाइंड टुगेदर और कैन बी रेप्लिकेटेड ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन। कंबाइंड टुगेदर खासकर बैक्टीरिया में जैसे हम लोग देखते हैं कि उसके सिस्ट्रॉन में जो है वो एक से ज्यादा जीन है, और वो जो है वो सेपरेट सेपरेट जो है वो उनका एक्सप्रेशन होता है। मतलब उसके बाद में जीन्स में जो है वो म्यूटेशन भी हो सकता है, या तो पूरा का पूरा क्रोमोजोम का कोई टुकड़ा या तो जुड़ जाए, हट जाए, डिलीशन, इन्वर्जन, ये सब जो बोलते हैं, उस तरीके की कोई चीज हो जाए, वो सब भी होता है। ये तो वो म्यूटेशन या तो एक ही सिंगल न्यूक्लियोटाइड का म्यूटेशन हो सकता है, किसी भी तरीके से जो है म्यूटेशन की पॉसिबिलिटी है। जीन्स आर केपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन, मतलब ये भी अपने को आइडिया है कि सेल डिवीजन के टाइम पे जीन जो है वो सेल्फ डुप्लीकेशन करते हैं और अपनी जो है वो एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं। लेकिन जो मॉडर्न कंसेप्ट है जीन का, जो आज की अवधारणा है, उसमें क्या कहते हैं, जीन इज द यूनिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन
द सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट स्पेसिफाई वन पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पे जो इससे पहले जो था वन जीन वन जीन वन एंजाइम, वो नहीं कहते वन जीन इज विल स्पेसिफाई अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड से मिलके बने होते हैं। या फिर जब हम लोगों ने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ा था तो उसमें समझ में आया था कई टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स मिलके एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाते हैं। तो अगर वो एंजाइम होता तो एक जीन से नहीं, बल्कि मान लो चार अगर उसके सब यूनिट है तो चार डिफरेंट जीन से कोड होता। तो मॉडर्न थ्योरी ये कहती है कि एक पर्टिकुलर जीन जो है वो सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड को जो है वो सिंथेसाइज कराता है। और जीन में सिर्फ और सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस नहीं होते, कुछ जीन्स ऐसे हैं जिसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी होते हैं। जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है उसको इंट्रॉन कहते हैं, जो कोडिंग पार्ट होता है उसको एक्सॉन कहते हैं। उसके अलावा अगर देखें तो पहला जीन्स एज अ यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन और सिस्ट्रॉन। दूसरा सिस्ट्रॉन क्या है अपने को समझ में आ गया, तो आगे जाने जीन्स एज अ यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन और रेकॉन। जीन्स एज अ यूनिट ऑफ म्यूटेशन और म्यूटान। मतलब जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, रेकॉन, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन, ये सारी चीजें किस में होती है, जीन्स के लेवल पे ही होती है। कॉम्प्लॉन भी इनफैक्ट जो है वो जीन के लेवल पे या जीन का ही थोड़ा सा आगे उससे लें तो वो जो है वो हो सकता है। तो जीन्स एज ए यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन और सिस्ट्रॉन, ये कैसे, एक डीएनए का स्पेसिफिक सिंगल पॉलीपेप्टाइड मतलब एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन कोड करने वाला सीक्वेंस, उसको हम लोग बोल रहे हैं सिस्ट्रॉन। तो वो जो सिस्ट्रॉन है क्योंकि उसकी जो साइज है वो कुछ भी हो सकती है, मतलब 100 न्यूक्लियोटाइड से, मतलब आमतौर पे देखें तो कुछ केबीज में होती है, 1 KB 2 KB ऐसे करके वहां से 30 तक केबीज तक हो सकती है, 30 KB तक। बट इतना जनरली जो है वो जाते नहीं है, ये तभी 30 KB हो पाएगी जब उनके बीच में बहुत सारे इंट्रॉन हो। तो अपन ये मान के चलते हैं कि 3-4 KB इज मोर देन सफिशियंट। इसी से, क्योंकि जीन है तो जीन ही जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है तो उसी से जो है वो सेल्स होता है। रिकॉम्बिनेशन का भी यूनिट है, क्योंकि जब एक क्रोमोजोम से दूसरे क्रोमोजोम में टुकड़ा जो है वो रिकॉम्बिनेशन के थ्रू जुड़ता है या हटता है, तो कौन सी चीज अल्टीमेटली जुड़ती है हटती है, जीन है। तो ये चीज जो है वो जीन। म्यूटॉन भी अपन समझ चुके हैं, म्यूटॉन क्या होता है। जीन के टाइप्स कौन कौन से हैं, बेसिक जीन्स। ये ऐसे जीन्स हैं बेसिक जीन जिनके एक्सप्रेशन से कोई एक खास तरीके का कैरेक्टर जो है वो पैदा हो। मान लो बिल्कुल खास तरीके का कैरेक्टर, हाथ में 5 उंगली, ये किसी जीन से निर्धारित हो रही। किसी किसी में कुछ डिफेक्ट हो जाता है तो उसके हाथ में 6वीं उंगली आ जाती है। तो एक पर्टिकुलर चीज को जो है वो निर्धारित करते हैं। दूसरा, कुछ होते हैं लीथल जीन्स, दिस ब्रिंग अबाउट द डेथ ऑफ देयर पोजेसर। अगर किसी में वो जीन है तो उस वो जो व्यक्ति उसको रखता है उसकी जो है वो क्या हो जाएगी, डेथ, लीथल जीन। तो आमतौर पे कोई भी जिंदा इंसान है उससे इनहेरिटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही उसमें आएगा तो उस बच्चे का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, लीथल जीन हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल जैसे ले सकते हैं कि अगर किसी लड़की में एक दूसरे एक्स क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन नहीं हुआ तो उस लड़की की जो है वो डेथ हो जाएगी। या कोई भी इसी तरीके की। पर आमतौर पे क्या होता है कि ये जो है वो सरवाइव ही नहीं कर पाते, जीन डोज जो है वो ज्यादा हो जाता है तो सरवाइव ही नहीं कर पाते। तो इसलिए अब जितने भी इंडिविजुअल हैं उन इंडिविजुअल में लिथल जीन्स नहीं मिल सकते। लेकिन दो पेरेंट्स का जब तक दो डोमिनेंट जीन अलग अलग पेरेंट्स से आके जब मिलेगी तब वो लिथल जीन का कॉम्बिनेशन बनता है। रिसेसिव फॉर्म में लिथल जीन हो सकते हैं, डोमिनेंट में कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि लिथल है तो मार ही देगा जिस ऑर्गेनिज्म में है, तो जिंदा व्यक्तियों में तो नहीं मिलेगा। ठीक। मल्टीपल जीन्स, when two or more pair of independent genes act together to produce a single phenotypic trait। जैसे मान लो मेटाबॉलिक पाथवे होता है, तो उसी तरीके से अगर मान लो कि कोई जैसे फ्लावर में बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं कि फ्लावर का कलर डिटरमाइन करना है, तो अगर पहला वाला सिर्फ जीन एक्सप्रेस किया तो फ्लावर का कुछ और कलर होगा, और दूसरा वाला भी एक्सप्रेस कर गया तो फ्लावर का दो अलग कलर होगा। मान लो कि व्हाइट से येलो बनाने के लिए पहला वाला प्रोटीन चाहिए, फिर येलो से रेड बनाने के लिए जो है वो दूसरा वाला प्रोटीन चाहिए। तो ये जो है कॉम्बिनेशन में काम कर सकते हैं। अगर दोनों होगा तो फ्लावर रेड बन जाएगा, कोई एक ही होगा तो फ्लावर जो है वो येलो बन जाएगा। दोनों में से कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो फ्लावर कैसा रह जाएगा,
वाइट रह जाएगा। तो कॉम्बिनेशन मल्टीपल जीन या कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स भी जो है वो कुछ चीजों में काम करते हैं। क्यूमुलेटिव जीन, सम जीन्स हैव एडिटिव इफेक्ट ऑन द एक्शन ऑफ अदर जीन, दीस आर कॉल्ड क्यूमुलेटिव जीन्स। जैसे क्यूमुलेटिव जीन्स मतलब जैसे एक संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा वो अपना प्रभाव डालेंगे। जैसे हम लोगों का स्किन कलर, स्किन कलर में जितने ज्यादा डोमिनेंट जीन आएंगे उतना ही ज्यादा डार्क कलर बनेगा। जो डोमिनेंट और रिसेसिव जीन होते हैं उसमें जितने ज्यादा से ज्यादा जो है वो डोमिनेंट जीन मिलेंगे पेरेंट्स से जो है वो बच्चे को, उतना ही ज्यादा उसका कलर जो है वो डार्क होगा। तो कई बार जैसे वो मजाक होता है ना कि मतलब पेरेंट्स तो बहुत गोरे चिट्टे हैं लेकिन बच्चा जो है वो काला काला सा आ गया, तो उसमें इस तरीके की चीज है कि पेरेंट्स, दोनों ही पेरेंट्स है उसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो डोमिनेंट वाले जीन जो है वो मिल गए हैं, रिसेसिव वाले जीन जो है उसमें नहीं मिला, नहीं नहीं हो पाया। तो वो भी उसका एक कारण हो सकता है, क्यूमुलेटिव जीन्स का रीजन हो सकता है। प्लियोट्रॉपिक जीन्स, तो प्लियोट्रॉपिक जीन्स कैसे होते हैं? ऐसे जीन जो अगर बदल जाएं तो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को जो है वो बदल सकते हैं। मतलब वो जैसे मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे को जो है वो जैसे मान लो कि जी कपल्ड रिसेप्टर है, वो सेल के सरफेस में पाया जाता है और बहुत सारे डिफरेंट सिग्नल को सेंस करता है। मतलब किसी केमिकल को भी वही सेंस करेगा, हीट को भी वही सेंस करेगा, किसी दूसरे उस चीज। तो अगर वो सिंगल जी कपल्ड रिसेप्टर में म्यूटेशन हो गया तो सोचो सेल के अंदर कितनी सारी चीजें नहीं हो पाएगी, टेम्परेचर भी सेंसिंग नहीं हो पाएगी। मतलब इसलिए इसको इस तरीके के जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं, क्योंकि वो अकेले ही मॉडिफाई अगर हो गए तो बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ में प्रॉब्लम हो जाएंगी। मॉडिफाई जीन, the gene which cannot produce a character by itself but interact with other to produce a modified effect is called modifier gene। तो अपने आप में तो उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन किसी दूसरे के साथ में जब मिल जाते हैं तो वो एक जो एक तरीके का कुछ व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, तो इसलिए उनको कहते हैं मॉडिफाइंग, दूसरे के उसको जो है। इनहिबिटरी जीन, द जीन विच सप्रेस और इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन्स, उसको कहते हैं हम लोग इनहिबिटरी जीन। अब ये जीन जो है वो एक्शन कैसे करते हैं, मतलब ये जो है वो अपना प्रभाव जो है किस तरीके से दिखाते हैं? तो डीएनए, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एमआरएनए, और एमआरएनए से ट्रांसलेशन होता है तो प्रोटीन, और अल्टीमेटली प्रोटीन ही वो फंक्शनल सब यूनिट है जिसकी वजह से सेलुलर जो भी मॉर्फोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी या जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो सबके सब प्रोटीन्स के थ्रू हो रहा है। तो अगर कोई पिगमेंट बनेगा तो भी कोई प्रोटीन या एंजाइम जो है उसको बनाएगा, कोई कलर आ रहा है तो वो भी किसी एंजाइम के कारण हो रहा है, हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो अल्टीमेटली उसके पीछे जो है वो कोई प्रोटीन एंजाइम्स ही हैं। हमारा जो साइज शेप जितनी भी चीजें हैं सबके पीछे प्रोटीन्स और ये सब हैं। अब कोई कह सकता है लिपिड भी तो है, तो लिपिड बायोसिंथेसिस के पाथवे में भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, अगर वो एंजाइम्स नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। अगर इन पाथवेज में कुछ डिफेक्ट हो जाए तो कुछ जो है वो डिफेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे एल्बिनिज्म हो गया। अगर कलर प्रोड्यूस करने वाले जो है वो एंजाइम से नहीं बने तो कलर ही नहीं बनेगा, तो एल्बिनिज्म हो गया। उसके बाद में टायरोसिनोसिस हो गया, उसी तरीके की दूसरी प्रॉब्लम है। तो जीन और वेक्टर जीन, जीन रेगुलेशन, ये जो है हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे जीन रेगुलेशन, ये हम लोग अगले उसमें पढ़ेंगे। मतलब जब हम लोग ओपेरॉन पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे जीन रेगुलेशन, इसको अभी जो है वो नहीं पढ़ना है जीन का रेगुलेशन कैसे होता है। लेकिन जीन का अगर स्ट्रक्चर समझना हो तो सबसे ऊपर वाले हिस्से को देखो, जब जहाँ पे डीएनए लिखा हुआ है उस, हेलो, यस सर। यस सर। हाँ, मतलब आवाज आ रही है ना, क्योंकि मेरे को पता नहीं लग रहा है कल यस सर। जैसा कटा ना हो, ऐसा मैं सोच रहा था। तो ठीक है, तो सबसे ऊपर जहाँ पे डीएनए लिखा हुआ है उस जगह को अगर देखोगे तो उसके उसके उसमें जस्ट उसमें जो लिखा हुआ है वो क्या है? जो जस्ट उस पे लिखा हुआ है वो है अपना ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट लिखा हुआ है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के पहले है प्रमोटर। तो आमतौर पे जब एक जीन को माना जाता है तो जो प्रमोटर बाइंडिंग साइट है वहां से मानेंगे, ठीक है? प्रमोटर बाइंडिंग साइट, जहाँ प्रमोटर वाला ब्लू लिखा हुआ है वहां पे प्रमोटर बाइंड, वहां से मानेंगे। और ट्रांसक्रिप्शन का जो स्टॉप साइट है वहां तक उस जीन को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो और जबकि जो एमआरएनए जो बनेगा वो कहाँ से बनेगा? ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्ट साइट से बनेगा। तो
जीन कंप्लीटली कोड तो कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ जिसमें जीन में क्या भी होना चाहिए, रेगुलेटिंग। अगर ये रेगुलेटिंग या प्रमोटर बाइंडिंग साइट होगा नहीं होगा, तो वो पर्टिकुलर जीन जो है वो कभी भी किसी एमआरएनए को नहीं बना पाएगा ट्रांसक्रिप्शन से, और एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कल मैं कह रहा था कि कैसे डिफाइन करेंगे, पूरा पूरा सीक्वेंस है, तो जहां कहीं भी प्रमोटर आ जाए और ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप साइड आ जाए, उन दोनों के बीच में जो भी सीक्वेंस होगा उसको जनरली जो है वो जीन मान लिया जाता है। ठीक। तो प्रमोटर चाहिए ही, और जो है वो ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप साइट ही चाहिए। अब देखो इसमें जो ब्लू ब्लू वाले हैं दीज आर एक्सॉन्स, और जो रेड वाले हैं वो हैं इंट्रॉन। तो इंट्रॉन वो वाला सीक्वेंस होता है जिसका प्रोटीन के सीक्वेंस में कोई योगदान नहीं होता, या उससे संबंधित कोई भी अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन के सीक्वेंस में नहीं होते। तो जब जो है वो एमआरएनए बनता है तब तो पूरा पूरा डीएनए का एमआरएनए बनता है, लेकिन उसके बाद में ये इंट्रॉन वाले साइट को जो है वो स्प्लाइसिंग से हटा दिया जाता है। और इसीलिए क्योंकि कम संख्या में जीन है लेकिन प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो जिस क्रम में इंट्रॉन हटेंगे या जिस कॉम्बिनेशन में इंट्रॉन हटेंगे, ये जो ब्लू वाले हैं अगर इसको एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3, एक्सॉन 4 दे दें तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन में अटैच हो सकते हैं। मान लो कि सिर्फ इंट्रॉन 1 हटा तो ये पूरा लंबा हो जाएगा, इंट्रॉन 2 बस हटा तो कुछ, फिर इंट्रॉन 3, तो ऐसे करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन में प्रोटीन्स बनाए जा सकते हैं। इसीलिए कंपैरेटिवली जितना ज्यादा बड़ा ऑर्गेनिज्म है उसमें उतने ही ज्यादा जीन हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है इस तरीके के कॉम्बिनेशन से भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बनते हैं, और ये जो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स है वो डिफरेंट जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ फिनोटाइप्स को जो है वो जन्म दे रहे हैं, तो उससे भी जो है वो ये काम हो रहा है। तो इसके साथ में मैं जो है ये अपना कंसेप्ट ऑफ जो जीन है इसको जो है मैं फिनिश कर रहा हूँ। तुम लोग के कोई सवाल हो तो पूछ लो। फिर जब मैं आज तो क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले फिर से उसका एनिमेशन दिखाना पड़ेगा, तब जो है वो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मैंने रेप्लिकेशन का एनिमेशन दिखाया था उसी तरीके से उसका भी एनिमेशन दिखाऊंगा। तो कल संडे है, परसों भी छुट्टी है गुरु नानक जयंती की। हम लोग ट्यूसडे यानी मंगलवार के दिन अब जो है वो पढ़ेंगे क्या, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन भी